पांचवी विधानसभा का पांचवा उपचुनाव बेरमो, मांडर, दुमका, मधुपुर और उसके बाद अब रामगढ़ में उपचुनाव होने वाले। जो पहले 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें तो यूपीए की सीटें थी और उपचुनाव में जीत भी यूपीए के उम्मीदवारों की हुई थी। लेकिन क्या पांचवी बार जो ये उपचुनाव होने वाले रामगढ़ में, इसमें भी क्या तस्वीरें वैसी होगी? शायद हाँ या शायद नहीं, क्योंकि बहुत सारे समीकरण बदल चुके हैं, रूपरेखा काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी है इस कुछ सालों में। तो अभी क्या कुछ तैयारी चल रही है और एक बहुत अच्छा पैनल हमारे पास यहाँ बैठा है डिस्कशन को। बस कुछ ही दिन बाकी हैं, वोट होने वाले हैं, जनता ये तय करने वाली। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि पार्टी इसके बारे में क्या सोचती है। तैयार है रामगढ़ का मैदान, होने वाला है महामुकाबला। एक तरफ है कांग्रेस का सम्मान, दूसरी तरफ आजसू का मान। क्या बजरंग को मिलेगा जनता का साथ या फिर सुनीता चुकता करेंगी अपना हिसाब? रामगढ़ में फिलहाल वर्ल्ड कप चल रहा है और ये महामुकाबला है एनडीए और महागठबंधन के बीच, जिसमें एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ यूपीए। एनडीए को कई सालों बाद आजसू का साथ मिल गया है, वो पार्टी जो 2019 से पहले लगातार 3 बार जीत चुकी है और अब 2023 में तो बीजेपी की पार्टनरशिप ने इसे और भी मजबूत कर दिया है। दोनों पार्टियां अपने अपने फायदे देख रही है। एक को सशक्त उम्मीदवार मिल रहा है तो दूसरे को मजबूत पार्टी। अब बात करें उनकी जो कि इस खेल के प्रेजेंट चैंपियन रह चुके हैं, तो महागठबंधन ने एक बार फिर जीत का परचम लहराने की तैयारी कर ली है। वैसे ममता देवी के जेल जाने से रामगढ़ की जनता को ममता देवी और उनके बच्चे से पूरी सहानुभूति है। यानी इस चुनाव में ये सिंपैथी कार्ड महागठबंधन के लिए काम कर सकता है। करें तो इस रामगढ़ उपचुनाव में अब 2 पति अपने पत्नियों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ बजरंग महतो हैं, जिनकी पत्नी ममता देवी जेल में है और गोला गोली कांड में 5 साल की सजा काट रही है। वहीं दूसरी ओर चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, जो कि 2019 की हार को भुलाकर पत्नी सुनीता चौधरी का पुरजोर साथ दे रहे हैं, ताकि आजसू का वो गौरव लौटा सके। खैर ये तो 2 मार्च को ही पता चलेगा कि ये सम्मान की लड़ाई को कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, झारखंड बिहार। इस वक्त झारखंड की राजनीति रामगढ़ शिफ्ट हो चुकी है। कई बड़े राजनीतिक चेहरे इस वक्त रामगढ़ पहुंच रहे हैं और रामगढ़ उपचुनाव को लेकर की जो तैयारी है वो फील्ड पर देखने को मिल रही है। और हमारे न्यूज़ रूम पर भी यहाँ पर कई ऐसे चेहरे हैं मौजूद हैं जो इस तैयारियों के बारे में बताने वाले और जनता इसको कैसे देखने वाली इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जितने भी गेस्ट हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ। हमारे साथ आजसू के विजय भरत जी हैं, आपका बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा विनय भरत जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सीपीआई से अजय सिंह सर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता माफ़ कीजिएगा
सुशांतु मुखर्जी हमारे साथ है, आपका बहुत स्वागत है। राजद से यहाँ पर राजेश सिन्हा जी हैं, राजेश यादव जी हैं हमारे साथ, और पत्रकार सुरेंद्र सोरेन हमारे साथ हैं, और भी पैनल में लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ आजसू के पास आए, क्योंकि सबकी नज़र यहाँ आजसू पर है। 2019 से पहले लगातार आजसू का ही वहाँ पर चेहरा था। हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर से आप फ्रंट फुट पर आए हैं, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी की बात ही नहीं, क्योंकि हम लोग चुनावी मोड वाली बात ऐसे नहीं होते कि जब चुनाव आएगा तो हम जनता के बीच में रहेंगे। हमारा का वहाँ जो नेतृत्व है आजसू का, वो लगातार पूरे समय हमेशा जनता के बीच में बना रहा। और जो सरकार, जो अभी मौजूदा सरकार है, हम उन्हें देख पा रहे हैं कि वो एक पुरानी जो कहावत है कि काम मत कर काम की फ़िक्र कर, फ़िक्र भी मत कर फ़िक्र की ज़िक्र कर, उसके तर्ज पर उनका भी जो नया नारा युवाओं ने दिया है कि रोज़गार न दे, रोज़गार की विज्ञप्ति दे, विज्ञप्तियाँ भी रद्द कर, सिर्फ रोज़गार का वादा कर। और तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पूरा राज्य हमारे राज्य के जो युवा का चूल्हा है, उनके घर की जो परेशानियां हैं, वो भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि एक बहुत मजबूत संकेत हमें रामगढ़ की धरती से देना है कि किस तरीके से इस राज्य को चला जा रहा है। खास करके जो यूथ का फोर्स है, जो टॉक टाइम है उनके पास, वो बहुत समय कम होता है। 25 में बच्चा हर एक भारत में जो हिंदुस्तान का है, हर एक जगह विज्ञप्तियाँ, वो नौकरी भर सकता है। 28 में आते मतलब महज 3 साल में कहीं भी फॉर्म नहीं भर सकता है। वैसे ही युवाओं के साथ छल होना एक बहुत बड़ा एक धोखा है एक तरीके से। और अभी एक जरा से मैं बात कह दूँ, और अभी आज के अखबार में एक आया है, जनता से, यहाँ के युवाओं से, युवाओं नौकरी मांगते हैं और उसके जवाब में सरकार उन्हीं से पूछती है, आप ही बताइए हम क्या करें। मैंने युवाओं को नौकरी की जगह युवाओं से सवाल ही सरकार कर रही है। और अब न 32 मिला, न 64 मिला, न 85 मिला, न 3 सालों में महागठबंधन ने कुछ भी नहीं किया है, और उसका रिजल्ट हमें यहाँ उपचुनाव में मिलेगा। राजेश यादव जी हमारे साथ हैं। यहाँ आजसू से विनय भरत जी कह रहे हैं कि 3 सालों में ही जवाब मिल गया जनता को कि महागठबंधन ने कुछ भी नहीं किया। विनय जी जो बोल रहे हैं 3 साल में कुछ नहीं मिला, 3 साल में बहुत मिला। यहाँ तक सवाल है, अभी रामगढ़ के चुनाव पर हम लोग चर्चा करने आए हैं। यहाँ अखबार में विज्ञापन देने का सवाल है, नौकरी का है या खतियान का है, वो तो पिछले सरकार भी बड़े बड़े विज्ञापन देती रही है। लेकिन अभी रामगढ़ के चुनाव पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से रामगढ़ का चुनाव, जिनके पास विजन होगा चुनाव का, वही चुनाव जीतेगा। और रामगढ़ विधानसभा लगातार बीजेपी के पास या चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पास रहा। उसके पहले कांग्रेस का भी वहाँ विधायक रहे हैं, और उसके विधायक कांग्रेस के बाद सीपीआई के भी विधायक रहे हैं, सीपीआई के भी, जेएमएम के भी विधायक रहे हैं रामगढ़ से। ऐसा नहीं कि वहाँ विधायक नहीं रहे हैं। तो लेकिन कहा यह जाता है कांग्रेस के बारे में कि वहाँ पर आजसू और बीजेपी के जो गठबंधन चल रहा था वो हटा, यही कारण है कि वहाँ कांग्रेस को जगह मिली। नहीं, ऐसी बात नहीं। उस समय ऐसा कोई समीकरण बना, ममता जी का जो आंदोलन हुआ तो समीकरण बना, उस समीकरण के तहत उनकी पकड़ बनी। उसके पहले तो उनका कोई समीकरण था नहीं, लेकिन समीकरण बना। लेकिन अभी जो स्थिति है आपका झारखंड में या रामगढ़ में, तो आप रामगढ़ जो है पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, और वहाँ पर जिनके जो चुनाव लड़ रहे हैं दोनों एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, और दोनों की संख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है। करीब 1,10,000 के लगभग कुर्मी वोट है। बहुत उस पर निर्भर करता है, अल्पसंख्यक वोट है जो यहाँ हम लोग बोलते हैं, लेकिन समीकरण लोग उसके आधार पर बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी कहना बड़ा मुश्किल है। और वहाँ आजसू के जो सुदेश महतो जी हैं, यहाँ रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जेएमएम कांग्रेस के जो हैं नेता हैं, वहाँ भी पहुँच रहे हैं। तो निश्चित इस बार वहाँ जो चुनाव हो रहा है, पिछड़ा बनाम पिछड़ा, तो पिछड़ा के लोग देख रहे हैं। हम लोग गए थे, हम लोग पता लगा रहे हैं कि पिछड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है वहाँ। तो पिछड़ा में कौन पिछड़ा झारखंड की राजनीति में मजबूत आधार प्रदान कर सकता है, दे सकता है, उसकी लड़ाई वहाँ है। और हम समझते हैं कि उसके आधार पर वहाँ वोटिंग होगा। यहाँ वोट बैंक की बात हो रही है, सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगी। वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ा बनाम पिछड़ा हो रहा है, क्या तस्वीर सामने आ रही है रामगढ़ उपचुनाव में इस बार? देखिए, अमूमन लोग की ये धारणा होती है, या राजनीति को जो लोग करीब से जानते हैं, समझते हैं, उनकी ये धारणा होती है कि उपचुनाव सरकार की सेहत मापने का एक ज़रिया होता है, एक वक्त होता है। लेकिन अगर हम पिछले झारखंड के 10-11 उपचुनाव की अगर हम बात करें, तो बहुत कम या ना के बराबर ऐसे मौके आए हैं कि वहाँ कोई बदलाव हुआ हो। अगर वो सीट कांग्रेस की रही है तो फिर वो वापस कांग्रेस के पास ही जाती है, बीजेपी की रही हो तो बीजेपी के पास ही जाती है, जेएमएम की रही हो तो जेएमएम के पास ही चली जाती है। क्योंकि उपचुनाव के वक्त मुद्दों से ज़्यादा भावनाएं
काम करने लगती है। तो बहरहाल ये पिछला अनुभव है। हो सकता है कि इस बार इतिहास बदले, इतिहास का एक नई इतिहास लिखी जा सके, क्योंकि एक इतिहास इस चुनाव में लिखा जा चुका है। 1 दर्जन स्टूडेंट इस इलेक्शन में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़ी संख्या में स्टूडेंट, प्योर स्टूडेंट, 18 उम्मीदवार हैं मैदान में, 6 को छोड़ दे तो 12 छात्र चुनाव लड़ रहे हैं, और ये झारखंड की राजनीति के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो वोट बैंक की जिसकी बात कर रहे हैं राजेश, तो लगता है वोट बैंक पर ही आ रहा है, चूंकि कुर्मी बाहुल क्षेत्र है वो। और इस वक्त झारखंड में 2 बड़े मुद्दों पर कुर्मी समुदाय के लोगों ने बड़ा आंदोलन चलाया। एक 1932 का खतियान, और दूसरा कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने का। हालांकि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने को लेकर के मौजूदा सरकार ने भी अपनी तरफ से जो पॉजिटिव पहल की है, तो हो सकता है कि ये बात उनको मान लेनी चाहिए, या ये बात वो समझ जाएं कि वर्तमान मौजूदा सरकार उनके समर्थन में, उनके पक्ष में है। लेकिन उसी पार्टी के कई नेता कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा ना देने की वकालत भी करते हैं। दूसरी तरफ 1932 का खतियान, जिसमें आधा अधूरा फिलहाल काम हुआ है। अब ये आधा अधूरा काम लोगों को कितना कन्विंस कर पाएगा, ये उनकी राजनीतिक समझ पर निर्भर करता है। चूंकि रामगढ़ राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि बाकी दूसरे इलाकों से थोड़ा ज़्यादा लोग वहाँ अवेयरनेस रखते हैं, चूंकि राजधानी से सटा हुआ भी है रांची, और रामगढ़ की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ लोगों की और एक जो सोसाइटी की फैक्टर होती है या कास्ट का फैक्टर होता है, तो कुर्मी समुदाय थोड़े राजनीतिक तौर पर थोड़े जागरूक होते हैं। इसलिए हम ये कह पाना कि सत्ता पक्ष को इसका बेनिफिट मिलेगा या विपक्ष को बेनिफिट मिलेगा, मुद्दे दोनों हैं और दोनों अपने मुद्दे को सामने रख रहे हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से सिलेक्शन किसका होता है, क्योंकि बेरोजगारी का भी बड़ा मुद्दा है, दूसरी तरफ अपने स्टेटस, एसटी स्टेटस की डिमांड का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम चीज़ों को ये निर्दलीय जो स्टूडेंट खड़े हैं, ये इस इलेक्शन को एग्ज़ाम की तरह ले रहे हैं। यहाँ पर हम, क्योंकि सुरेंद्र जी ने मुद्दों की बात की, बीजेपी के पास यहाँ आएंगे, प्रदीप जी हमारे साथ है। यहाँ पर बजरंग में तो हमें दिखे कि वो अपने बच्चे के साथ घूम रहे, एक सिंपैथी कार्ड यूज़ करने की कोशिश की गई है, तो ये मुद्दा कितना उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है? देखिए, सिंपैथी वो लोग उस पर भरोसा करते हैं जिनको अपने काम पर भरोसा नहीं हो। और जिस तरह से 3 वर्षों का जो लेखा जोखा आप देखें, तो कहीं ना कहीं सरकार विकास के पैमाने पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 10 महीने में अगर बजट की 40% राशि ही खर्च कर पाई है सरकार, तो किसी ने उनको रोका नहीं था कि काम मत कीजिए। उल्टे भ्रष्टाचार के जो लोग हैं उसको किस तरह से बचाने की कोशिश की गई। रघुवर सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से विकास को रफ्तार देने की कोशिश की गई थी, वो रफ्तार आज दिखाई नहीं देती है। लेकिन भ्रष्टाचारियों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी तो काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई करना जिसकी जवाबदेही है वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। और अभी जो तुरंत कल की बात है, कल गिरफ्तारी हुई एक चीफ इंजीनियर की, आउट ऑफ टर्न जाके किस तरह से एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को चीफ इंजीनियर का प्रभार दिया गया, किसके कारण दिया गया, किस नियत से दिया गया, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही है। गिरफ्तारी के पश्चात जो रिकवरी हुई वो बताने के लिए काफ़ी है कि संरक्षण कहाँ से प्राप्त था। लेकिन बीजेपी पर भी एक सवाल उठता है कि जब बीजेपी के प्रतिनिधि या उम्मीदवार वहाँ होते हैं, वो अकेले कभी जीत नहीं पाए, या फिर रामगढ़ में उनका जो स्ट्रैटेजी या प्लानिंग है वो काम नहीं कर पाता है? नहीं, शंकर चौधरी हमारे विजयी प्रत्याशी थे, वहाँ से एमएलए थे। उसके बाद आजसू के साथ हमारा अलायंस रहा। नहीं, मैं सिर्फ बीजेपी की इसलिए बात कर रही नहीं, बताया तो आपको, शंकर चौधरी हमारे विधायक रहे हैं वहाँ से, भारतीय जनता पार्टी के। हूँ। तो इस बार क्योंकि आजसू का साथ है, तो अभी फील्ड पर हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि आजसू पर ही सबकी नज़र है, उसकी पैठ हमेशा दिखी है रामगढ़ में। नहीं, पिछली दफ़ा वोटों का जो बिखराव हुआ था उसके चलते कांग्रेस पार्टी को लाभ मिल गया, लेकिन इस दफ़ा वैसा नहीं है। हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नेता भी साथ में कैंपेन भी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं पर भी उसका असर होगा। जो पिछली बार बिखराव दिखने में आया था वो चीज़ें रुकेंगी, और साथ साथ हम 1 साल का लेखा जोखा जो सरकार की है उसको लेके जा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने करीबियों को संरक्षण दिया, बचाने की कोशिश की, जानते हुए भी आंख बंद किए रखा उन्होंने, और भ्रष्टाचार होने दिया। माइनिंग जिसकी चर्चा पूरे राज्य में है, जो जल जंगल की ज़मीन की बात करते हैं, वो रखवाला होने के बजाय अगर लुटवाने वाला हो जाए तो निश्चित रूप से राज्य की जनता एक बार जरूर विचार करेगी जब मतदान देने का समय आएगा। जनता की सोच के बारे में बता रहे हैं आप, अजय सिंह यहाँ पर हैं। जनता की क्या सोच है, क्योंकि राजेश तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, उस समय स्थिति वैसी बनी कि ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी और आजसू जो है वो उनका गठबंधन टूटा तो उसका फ़ायदा मिला, तो वाकई उस समय फ़ायदा मिला था ही नहीं? देखिए, मैं बताऊँ, ममता आंदोलन की देन थी। ममता कोई किसी पार्टी में भी नहीं थी। जिस समय उसने गोला गोली कांड के खिलाफ आंदोलन जब छेड़ा था तो वो आंदोलन से उपजी हुई थी। उसमें अभी हमारे
हमको लगता है कि मैं भाजपा के साथी को याद दिलाना चाहूँगा कि बाबूलाल मरांडी जैसे लोग भी जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे भैरवी जलाशय योजना को लेकर भी, जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो कांग्रेस हो, जेबीएम हो, सभी लोग एकजुट होकर, ममता भी उसमें साथ आई थी, उसके नेतृत्व में लड़ाई चल रही थी और लोग लड़ाई में शामिल हो रहे थे। मेरा एक सवाल उठता है कि ये इस बाई इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बाई इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये समझने की चीज़ है कि आंदोलन में पुलिस गोली चलाती है, पुलिस की गोली से 3 आदमी की मृत्यु होती है, अब पूरा का पूरा आरोप जो है ममता पर आता है कि इन्होंने गोली तो सवाल यहाँ खड़ा होता है कि गोली किसने चलाई थी, गोली क्यों चली थी? अगर कोई आदमी आंदोलन करता है या घेराव करने जाता है, उस पर गोली चलती है, तो पुलिस जिम्मेवार थी कि ममता ने गोली चलवाई थी? स्पष्ट होनी चाहिए थी, सजा उनको ही। फिर भी लोकतंत्र है, आप देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा। शंकर सिंह का उन्होंने नाम लिया और एक बार बाबूलाल मरांडी जी भी जीते चुनाव 2000 में, भेड़ा सिंह जब की मृत्यु होने के बाद, तो वो भी विवादों में था। आप देखेंगे कि उस समय की अखबारों का कतरन, सुरेंद्र सोरेन साहब जी लोग जानते हो कि आप देखेंगे बैलेट, हजारों बैलेट पेपर में पीछे गिनती हुआ था। तो हमारा परंपरागत सीट रहा है, हम लगातार लड़ाई रहे, हम पक्ष में विपक्ष में हमेशा पहला दूसरे स्थान पे कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार वहाँ रहे हैं। 3 बार हमारे वहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जीते, चाहे 1971 में मंजूर हसन खां साहब हो, उनकी पत्नी हो, या लगातार उसके बाद हम 9 टर्म लगातार सीपीआई वहाँ दूसरे स्थानों पर रही। 2009 के बाद ये परिवर्तन है। इसमें थोड़ा जवाब चाहूंगी, क्योंकि महागठबंधन की तरफ ये भी हमेशा सामने आता रहा है कि जो ममता देवी को जेल हुई है, साजिश रची गई थी और उसके बाद उन्हें जेल भेजा। देखिए, कुछ लोगों को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। कोर्ट अगर फैसला सुनाए, अगर इनके पक्ष में हो तो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर खिलाफ चला जाए तो फिर साजिश रची गई। इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि जो आंदोलन जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस आंदोलन के में लोगों का उकसाया किसने, उतनी भारी भीड़ उस गेट के समक्ष कैसे पहुंचा, और जो आंदोलन के क्रम में जब गोलियां चली तो इस पक्ष से भी गोली चलाई गई। ऐसा नहीं कि पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गोलियां नहीं चलाई, पुलिस की ओर से भी चली, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनकी ओर से भी गोलियां चली। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा कुछ स्पष्ट हो गया कि गोलियां किसकी ओर से चली। पुलिस के जो आरोप लगाए गए थे प्रतिपक्ष की ओर से, तो पुलिस के भी हथियारों की जांच की गई। नहीं, मैं एक स्पष्ट रूप से कहता हूँ, जब आंदोलन होता है स्वतः, जब देखिएगा किसी के विरोध में आक्रोश होता है तो लोग स्वतः जमा होते हैं। वो ममता बनर्जी को भाड़ा दे के उनको लेके नहीं गई थी, ममता देवी उनको कोई भाड़ा दे के लेके नहीं गई थी कि वो आप चलिए मेरे साथ भाड़ा दे रहा हूँ, मेरा वहाँ व्यक्तिगत काम है। अगर किसी तरह से अगर वहाँ पर गोली चली तो पुलिस प्रशासन ने अगर गोली चलाया तो पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है। 3 लोगों की मृत्यु होती है वहाँ, आप देखेंगे लगातार वो लोग रिम्स में आते हैं। रिम्स में जब इलाज की जो व्यवस्था होनी चाहिए, गोली कांड के बाद जो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए था, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी या यहाँ के कोई भी लोगों ने जाकर देखा तक नहीं था। हम लोगों को जब सूचना मिली थी, कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने जाके रिम्स में इलाज की व्यवस्था कराने का काम किया था। तो कहीं न कहीं सवाल उठता है कि अचानक हम कह रहे हैं कि पुलिस की फायरिंग से अगर गोली नहीं चली तो सरकार को उसी समय जवाब इस पर छोटा बता। जिस तरह से अजय जी कह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले ही दिन आंदोलनकारी बैठे थे, पहले दिन गोली चल गई, जबकि ये आंदोलन 3-4 दिनों से चल रहा था। और प्रशासन ने पहल की थी कि दोनों पक्षों की बातचीत हो जाए, प्रबंधन के साथ हो जाए और कोई रास्ता निकले। लेकिन प्रशासन की बात न मानते हुए जिस तरह से लोगों ने गेट पर हमला किया, गेट तोड़ के अंदर चले गए भारी संख्या में लोग, और प्रबंधन के लोगों के साथ भी मारपीट की, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे, प्रशासन पर आप भरोसा नहीं करेंगे। प्रशासन जब बातचीत की कोशिश कर रही थी तो एक रास्ता निकालने की जो पहल हो रही थी उस पर भरोसा करना चाहिए था। लेकिन आप चाहेंगे कि नहीं मेरी ही बात सुनी जाए, तब तो मैं समझता हूं कि प्रशासन ने जो किया उस वक्त उचित किया था। नहीं, वो मैं एक चीज़ बता, खूंटी में भी गोली कांड हुई है, प्रदीप जी बताएंगे, वहाँ भी आदिवासी लोग धरने पर बैठे हुए थे, विरोध कर रहे थे, वहाँ भी गोली चली। मुंडा जी की मृत्यु होती है या बड़का गांव में गोली कांड होती है, तो सवाल है कि आप ही के रीजन में सबसे ज़्यादा गोली कांड होती है, लोग मरते हैं और उसके बाद भी दोषी वही लोग होते हैं जो आंदोलनकारी होते हैं। विनय जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो गोली वाला मसला मैं बता दूं कि ये राजनीति में, उधर यादव भैया ने कहा कि हमारी राजनीति इस बार पिछड़ों वर्सेस पिछड़ों की है। इस पूरे डिस्कशन और डिस्कोर्स आप ये भी समझ पाएंगे कि इस बार की राजनीति जो है वो पिछड़ों वर्सेस पिछड़ों की नहीं है, कॉम्पैशन वर्सेस पैशन की है, दया वर्सेस हया है। राजनीति की जो हया है उसकी राजनीति है। आप
कहते हैं हम भारत के लोग वाले लोग, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप पुलिस प्रशासन पे भी शक करते हैं, आप बैठे हुए जुडिशरी पे भी शक करते हैं। षड्यंत्र का मतलब क्या है? एक बार आप सारे लोगों को पॉइंट आउट करते हो और आप ही सबसे सही हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी रामगढ़ के जो ज़मीन में एक रामलीला का एक पात्र है जो मायावी रूप धारण करके एक बच्चे को गोद में लेकर के, हमारी पूरी संभावना है ये एक तरीके से जनता के वोट का अपहरण करने के लिए वहाँ पहुँच रहा है। भाई आप अपने काम के बेसिस पे जाइए ना, आप विकास के बेसिस पे जाइए। हमसे पूछे कि रामगढ़ को हमने क्या बनाया। 2017 में रामगढ़ जो जिला बनता है उसको बनाने के लिए किसने प्रयास किया? वहाँ पर 2-2 ब्लॉक्स नए बनते हैं, उस ब्लॉक्स को किसने बनाया? वो ब्लॉक्स का नाम भी मैं बता रहा हूँ आपको, चितरपुर और डुलमी। उसके बाद जो वहाँ का सदर हॉस्पिटल है उसको किसने बनाया? वहाँ की इंटरमीडिएट कॉलेज है उसको किसने बनाया? वहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको किसने बनाया? आप जनता को सही मुद्दे से क्यों भटकाते हैं? भाई आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी में हमने कितना काम किया, हमने सड़कों का कितना जाल बिछाया। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो आपके लिए कम पड़ जाएगी। इतने सारे मार्ग हैं, चितरपुर मोड़ से रजरप्पा मंदिर तक सड़क निर्माण, गोलामुरी सड़क का चौड़ीकरण, रामगढ़ सोसो दुलमी सड़क, ललकी पाट पोचादाग इचातू सड़क का निर्माण, मारंगोस्ता होहद होने माइल। आपके पास क्यों नहीं है दस्तावेज? आप कहाँ खाली हाथ क्यों बैठे? आप बताइए जनता को कि आपने क्या काम किया। आप काम के बारे पे उस डिस्कोर्स पर आइए ना। आपने क्या काम किया? उसी तरीके से अगर हम ये बताएं, पुल पुलिया का निर्माण, इतने सारे पुल NH-23 से बड़ा पूरा लिस्ट आप बना करके आए यहाँ जी। कि अगर ये लिस्ट हम लेकर के ना आए तो क्या हम आरोप प्रत्यारोप के लिए आए? क्या हम ये कहे कि आप वही पार्टी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपने आंदोलन को बेच दिया? क्या आप बालू का हम आरोप लगाने के लिए यहाँ बैठे? क्या हम ये बैठे कि आप खुद CNT के नियमों का विरोध करते हैं? इन सारे आरोपों के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। चुनाव में मुद्दा ये होना चाहिए, हम आरोप दूसरे पार्टी पर न लगा करके हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या कर चुके हैं उसके बारे में। सुशांतो जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पार्टियां यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी करती हैं और क्या कुछ गिनवाती भी हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया, लेकिन आप जैसे लोगों के बीच में रहे हैं एक सोशल वर्कर के तौर पर, तो रामगढ़ में क्या तस्वीर दिखी आप? देखिए, रामगढ़ में जो पहले 4 चुनाव हो गए थे, दूसरा भी वही होगा। जीत पक्की है। थोड़ा से पहले क्योंकि ज़्यादा मैंने इधर उधर खर्चे होते हैं ना तो दिखते हैं, लेकिन अब आस्ते 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 जगह में पहुंच गए हैं। अभी 27 तारीख आते आते आप देख लेंगे, फिर आके यहाँ कहा जाएगा कि प्रशासन के लोग सरकार रहते हुए जबरन लिए गए, वोट नहीं देने लिए, ये सब बातें आते रहेगी। आप सीधे यूपीए का सपोर्ट करते बोल रहे हैं कि इस बार वही सेम रिजल्ट? 100%। आपको और बता दें कि जो संविधान की बात कर रहे हैं, आपके देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, संविधान की कौन नहीं मानते हैं? विनय जी वहाँ पर पूरा अपना डेटा लेकर के आए, रिकॉर्ड्स क्या क्या किया है पार्टी ने? वो तो पार्टी ने क्या किया, देखिए पार्टी की, उनकी पार्टी की जो आजसू पार्टी है, आप आजसू को मत जोड़िए, ये आजसू अभी दोनों साथ में? नहीं, वो नहीं बोल रहे। एक आजसू थे, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, और ये आजसू पार्टी है, दोनों में अंतर है, ठीक है। इनकी जन्म कब हुई और आजसू की जन्म कब हुई थी, सोचने की जरूरत है हम लोग को। हाँ जी, रामगढ़ विषय में, रामगढ़ जीत पक्की है। और आप लोग संविधान की बात मत करें, आप जिस गठबंधन के साथ हैं वो 2002 के बाद अपने पार्टी ऑफिस में, मतलब RSS, उन्होंने झंडा फहराया। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है देश के लिए, हम लोग क्या करते हैं, कौन भक्त हैं। हम लोग निश्चित तौर पर लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है, आम जनता साथ में है, कोई इधर उधर नहीं कर रहे हैं, और लाल झंडा की वहाँ पर बड़ी मजबूती है। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि आजसू पार्टी ही कुछ सालों में बदल गई है, बीजेपी की भी कई चीजें बदल गई, क्या कहेंगे? पहले आजसू वालों से पूछ लीजिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इनके पास यही सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि रामगढ़ के जनता का कोई सरोकार नहीं है। इनका कोई सरोकार नहीं है कि 5 लाख गुने 3 साल यानी 15 लाख, उसमें रामगढ़ के अगर जनता की युवाओं को कर दें तो 80,000 बेरोजगारों के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसी नियुक्ति बनाते हैं, एक ऐसे नियम बनाते हैं जो यहाँ से विधानसभा में बनती है और वो जाकर के हाईकोर्ट में फ्लॉप हो जाती है। आप विज्ञप्तियाँ बेच करके, बेरोजगारों के फॉर्म भरवा करके उनके खर्चे से अपना पेट पाल रहा है हमारा सरकार, क्योंकि अभी तक 15 नियुक्तियों को उन्होंने रद्द कर दिया। भाई मसला राज्य का है, उससे भी ज़्यादा मसला तो अभी और ज़्यादा जाकर के लोकेट कर रहा है रामगढ़ के लोगों का। अब बताइए कि रामगढ़ में आपने उतने साल रहे तो आप कहते हैं इन्होंने उतने साल, अरे भाई 5 बार तो आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार बहुत कम नहीं होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा खेलने का है। और ऊपर से तुर्रा ये है कि जब आपको मौका मिलता है तो आप JPSC से यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस को हटा देते हैं। ये कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? अब सुशांत जी कुछ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप इधर उधर मत भटकिए, रामगढ़ पर आइए। देखिए, रामगढ़ पर तो निश्चित आना है, चुनाव रामगढ़ में चल रही है, 81 विधानसभा में एक रामगढ़ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप 5 साल की जो शासन चल रही है उसके साथ आप 14.5 साल को भूल गए, जिसमें हमारे राज्य के पूरे 21 लाख एकड़ को जमीन बेच दिए। और आजसू के बात मत बोलिए, आजसू 85 में भी राजी हो जाते हैं, हम देखें
85 विधानसभा के अंदर हो रहे हैं, भाई मान लो इसको 32 नहीं 85 मान लो, उस पर तय हो जाते हैं, बाहर आके बोलते सही है, फिर जाके वहां पर जनता के बीच में बोलते हैं कि भाई 32 मानो। हमें तो एक तरफ रहना चाहिए आजसू को, एक तरफ। अगर आजसू एक तरफ रहते तो निश्चित तौर पर रामगढ़ में कुछ सोचते, लेकिन अब सोचने के लायक नहीं छोड़े हैं। जनता तय कर दी है कि क्या करेंगे, आपको 26 को ही रिजल्ट पता चल जाएगा, 27 तक नहीं जाने की। जी जी बिल्कुल। आजसू पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो कि सरकार को झारखंड के स्थानीय मुद्दों को लेकर के एक लिखित मसौदा दिया। जब मांगा गया था प्लेटफॉर्म पे ना, तो हमारी पार्टी ने बीजेपी के पास सबसे पहला मसौदा दिया। दूसरा, आज के अखबार में क्या आता है कि वो सीएम क्या करे, जब युवा नौकरी मांग रहे हैं तो सीएम कहते हैं अच्छा नौकरी तो देंगे, पहले तुम लोग बता तुम लोग को क्या चाहिए बाबू, तुम लोग लिखित दो, मैसेज भेजो। ये कोई टैलेंट हंट शो चल रहा है? आप शिक्षाविदों, आप संविधानविदों से और कानूनविदों से ना पूछने के बजाय आप बेचारे बेरोजगार जो आपके तरफ उम्मीद की राह से कोई रास्ता और हल की तलाश में खोज रहे हैं, उनसे आप उन्हीं से उल्टा सवाल दाग दे रहे हैं। और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि 2006 से पहले की नीति चल रही है, उसमें क्या हुआ? 1932 का आपका वादा भी नहीं मिला, 1964 भी नहीं मिला, 1985 भी नहीं मिला, और ओबीसी को 27% देने के बाद थे वो भी नहीं मिल रहा है। तो हर तरीके से ये पार्टी जो है यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है, और वही सेंटिमेंट्स का जो बहुत ज़्यादा जो अगर मैग्नीफाइड रूप हम देखते हैं कि बच्चा गोदी में है और जनता के वोटों का अपहरण करने की तैयारी। सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सिंपैथी कार्ड की बात मैंने पहले भी कही थी। राजेश जी आपसे इसका जवाब चाहूँ। नहीं, सेंटिमेंट का जो बात चल रही है वो हम समझते एकदम गलत है। और आजसू के जो हमारे साथी हैं, खास करके जो पहले बहाली से जो बात बहाली से आजसू के जो साथी हैं, उनको शायद हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे पर, और विकास के नाम पर, विकास जितना हेमंत सोरेन जी ने किया, महागठबंधन की सरकार ने किया है, उतना शायद इनका नहीं है। और सुदेश जी को हम लोग इनसे पहले से जानते हैं, आजसू को, इसलिए हम उस पर जाना नहीं चाहते थे। हम रामगढ़ चुनाव पर बोलना चाहते थे। रामगढ़ चुनाव रामगढ़ चुनाव का क्या सिनेरियो है, क्या वहाँ का समीकरण है, उस समीकरण शायद इनको मालूम नहीं है। इनको विनय जी को समीकरण मालूम नहीं, जिस समीकरण पर सुदेश महतो जी चल रहे हैं, जिस समीकरण पर ममता चल रही है, जिस समीकरण पूरे राज्य चल रहा है, उस समीकरण को इनको मालूम नहीं है। ये सुदेश महतो जी का अब विकास कौन कर रहा है? 15 साल से विकास की बात है। 15 साल चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, इनको मालूम। हम 78 से जब उनके फादर विनायक चौधरी जब प्रमुख हुआ करते थे रामगढ़ ब्लॉक का, तब से हम उनके यहाँ आना जाना मेरा था। छेदी महतो जी सारे लोग थे। नहीं, एक मिनट, तो ये ऐसा नहीं है। हम रामगढ़ चुनाव पर क्या सिनेरियो है वहाँ बन रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। विकास कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, पूरे 15 साल में 22 साल में वो राज्य की जनता जानती है। विकास कौन नहीं कर रहा है वो राज्य की जनता जानती है। इसलिए 4 उपचुनाव महागठबंधन जीता, 5 जीता विकास के नाम पर। और ये जो 19 से 32 और कहकर जो बात हो रहा है, 66 का बात हो रहा है, 85 की बात हो रहा है, तो सुदेश जी 85 का जब रघुवर दास जी ला रहे थे तो सुदेश जी तो थे उसमें, चंद्र प्रकाश चौधरी जी थे। और जहाँ आरक्षण की बात, पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ा वर्ग में हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे भाई बैठे हुए प्रदीप जी को खराब लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके पिछड़ा की बात करना बड़ा बेईमानी है। अजय जी कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें? जी नहीं, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी जो चर्चा कर रहे हैं, वो चंद्र प्रकाश चौधरी एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, दोनों सरकार में मलाई चावे हैं। और विकास की जब बात करते हैं तो उनके एक पीए थे मनोज कुमार। 13 को पहली बार जब वो मंत्री बने थे ना, तो पहले 2 महीना में 13 करोड़ का एफडी पकड़ाया था उनका मनोज कुमार, उनके पीए थे, प्राइवेट पीए। तो सवाल है, वो बात करते भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे थे, नियोजन नीति की बात कर रहे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब जब वो सरकार में रहे तो नियोजन नीति की जब बात आती है तो आप कहाँ चले? जब सरकार में रहते हैं तो आप भूल जाते हैं कि लोगों को रोजगार भी देना है। उस समय उनको एकमात्र एजेंडा रहता है कैसे मेरी तरक्की हो, मैं कैसे फलीभूत हूँ। वो सामाजिक समरसता की बात नहीं करते, कैसे उनका स्वयं का विकास हो। पर बहुत सारे सवाल हैं जी। मुझे मलाई टर्म कहने वाले लोगों से मुझे समझ में नहीं आता। मैं नहीं चाहता था कि मलाई टर्म छोटी राजनीति करूं, क्योंकि मामला सीधे रामगढ़ का है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपका सवाल हो गया, एक बार जवाब ले लेते हैं सर, एक बार मैं थोड़ा सा कह दूं। मलाई का मतलब क्या बालू होता है? नहीं, मैं बोला एक ही करके, फिर सबकी आवाज नहीं आ पाएगी। एक बार थोड़ा रुक जाएंगे। सवाल हो गया सबका, इल्जाम हो गया, उसका आप जवाब ले लें। इतनी हताशा है। मलाई
राजेश जी थोड़ा रुक जाते हैं, पहले सुन लेते हैं। मलाई का मतलब क्या? बालू? बालू होता है क्या? मलाई का मतलब जेएमएम आंदोलन का ब्राइवरी केस होता है क्या? जब मलाई का मतलब ये होता है कि झारखंड के लोगों के आंदोलन को पार्लियामेंट में भेज दिया जाए, ये होता है क्या? मलाई का मतलब ये होता है कि अपने सीएमडी के नियमों को उल्लंघन करके जमीन हड़प ली जाए। हाँ, एक बार, क्योंकि वो फिर किसी को समझ नहीं आएगी किसी की बात। आपको, आप लोगों ने एक एक बार बोला है अभी? मुझे 1 मिनट, बस 1 मिनट, ब्रेक का समय हो गया, छोटा सा जवाब देंगे। हाँ, मैं वही वापस, क्योंकि आवाज़ दब गई होगी मेरी, मैं पूछना चाहता हूँ मलाई का मतलब क्या बालू का उठाई होता है क्या? मलाई का मतलब होता है कि संसद के जितने पार्लियामेंट में यहाँ पर ब्राइबरी केस में बेच दिया जाए, यह मलाई का मतलब होता है क्या? मलाई का मतलब ये होता है कि सीएनडी के नियमों का खुद उल्लंघन करके यहाँ के लोगों की जमीनों को हड़प ली जाए क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि मलाई का कौन सा मतलब आप जानना चाहते हैं? क्या झारखंड के आंदोलन को पार्लियामेंट में झोंक देना मलाई का मतलब होता है क्या? या फिर राजनीति में सेवा का मतलब ये होता है कि हम वहाँ पर संग्रहालय बनाएं, हम वहाँ सदर हॉस्पिटल का निर्माण करें, हम वहाँ गलियों में बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वहाँ निर्माण करें, वहाँ नलकूपों का निर्माण करें? क्या होता है? हम लोग सेवा भावना से, जो भी हमारे पास, इनके पास कुछ भी नहीं है। बिकॉज छोटी पार्टियां होती है ना, क्षेत्रीय चर्चा गर्म हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हम भटक रहे हैं मुद्दों से। इसलिए भटक रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास मुद्दों पर आइए, रामगढ़ में हमने क्या किया उसकी बात करें। और हम ये सर चलिए, अभी ये चर्चा की, हमारे पास और भी समय है, थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि इस वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक बोल दूं, जहां पर आप इलेक्शन करवा रहे हैं ना, उस जिला का निर्माण हम ही लोगों ने कराया था। अगर वो आपके वही चलिए, इस बयान के साथ एक बार फिर से डिस्कशन शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से झारखंड की राजनीति गर्म है, यहाँ पर चर्चाएं भी इस तरह गर्मा गई हैं। यहाँ पर आखिरी बयान यहाँ पर आजसू से हम ले रहे थे कि आपने कहा था कि आजसू ने ही रामगढ़ जिला को बनाया है। बिल्कुल, आजसू ने जब वो रामगढ़ जिले जिसको लेकर के आज बच्चा बच्चा का आधार कार्ड में एक पहचान होता है, रामगढ़ जिले को हमने स्थापित करवाया, डुलमी को हमने ब्लॉक बनवाया, वहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट के काम है, जैसे कि संग्रहालय का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सदर हॉस्पिटल का काम हो रहा है, उसके बाद में जो सड़कों का मैं कह रहा था कि इतने सारे चितरपुर प्यारू और जो रजरप्पा मंदिर तक का सड़क, ललकी घाटी, वहाँ के लोग जानते हैं, छतर मांडू कोरचे, गोला चारू से केंद्रीय सड़क निर्माण, रजरप्पा मंदिर के हेसापोड़ा कोराम्बे से लिपिया तक का पथ निर्माण, भुवई से सुतरू झंझटी घाट से जांगी तक के सड़क निर्माण, ये सारे काम अगर सड़कों का आ जाएंगे, पुल पुलियों का कहेंगे तो हम लोग रिश्ते नाते की डोर पुल पुलियों से बनती है। और कई वर्षों से लोग जो कई सारी नदियों में डैम नहीं बना था, तकरीबन 25-30 डैम यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में आप देख सकते हैं कि है। उसको बोले मुझे लगता है बहुत लंबी लिस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पूरा डिस्कोर्स है रामगढ़ का वो जनता के काम के लिए, ये पब्लिक को जब हम मैनिफेस्टो देते हैं तो हम उनसे वादा करते हैं कि चुनाव जीत करके हम क्या आएंगे, क्या करेंगे आपके लिए, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। फिर 2019 के बाद ये चीज क्यों नहीं? जीवन में बदलाव जो आता है वो आधारभूत संरचनाओं के बदलने से आता है। वहाँ की बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा में हमने काम किया। पता है 2016 से पहले ये तो पूरा आप लाए हैं यहाँ पर, और आपने कहा कि रामगढ़ को भी आपने ही बनाया। 2019 के बाद ये क्या हुआ? 2019 के समय का जो इलेक्शन है, हमने कहा, भैया ने, प्रदीप भैया ने जवाब दिया था कि जो हमारा भाजपा के साथ तालमेल नहीं बैठा उसका थोड़ा सा फायदा उनको मिल चुका। लेकिन बात यह है कि वहाँ लोगों ने काम किया काम आजसू पार्टी क्यों नहीं अगर खड़ी होती है तो? नहीं, सिर्फ आजसू पार्टी, हम लोगों का बहुत दिनों से वहाँ का समीकरण है, हम लोग साथ मिलकर के सामाजिक समरसता के साथ बढ़ने वाले लोग हैं। और एक विचारधारा की बात है तो हम लोग वहाँ पर साथ लगते हैं, क्योंकि यहाँ दो स्पष्ट विचारधारा, एक विकास की विचारधारा और एक वैसी विचारधारा है जो आप उलझाए रखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग वहाँ के तो 3 इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हम स्कूल के बारे में बता रहे थे, एजुकेशन अगर हम नहीं देते, 9 स्कूल, हाई स्कूल था, उस 9 में 29 अभी उस उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में कन्वर्ट कराया गया और वहाँ 29 स्कूल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपने कहा था। जी, क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने बहुत सा विकास की योजना है, मैंने उनके पास पूरा लिस्ट है। उनकी लिस्ट है, तो हम उनको ज़रूरत पड़ती है बताने की, क्योंकि विकास जब होता है ना तो बताने की जो होते हैं जनता खुद बताती है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि यूपीए सरकार वो मंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या काम किया। मैं बात उसी पर आ रहा हूँ। अरे आप उसी पर आ रहा हूँ। आपका जो रामगढ़ जिला का आपने किस समय में उसको नोटिफाइड किया, आप इसको स्पष्ट करें कि किसकी सरकार थी उस समय जब नोटिफिकेशन आपने किया था। जब आपने आपने जी मैं वही बात कह रहा हूँ कि तो आपने सरकार में स्पष्ट किया।
आपने स्कूलों की परिभाषा बता दिया, लेकिन एक चीज हमको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में जो नियोजन नीति होती है, उस समय आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? नहीं, आपने पाले ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप 2000 से लगातार सरकार में हैं। आप 2000 से लगातार सरकार में हैं, एक बार भी आप गैप में नहीं रहे। 2000 से आप लगातार सरकार, आप 2000 हमने, अरे भैया मैं आपसे प्रदीप जी इसका, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी चीजें की हैं, यहाँ पर नियोजन नीति को बोल रहे हैं कि बाकी सब चीजें आपने गिनानी, नियोजन नीति एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब 2002 में बात आई थी नियोजन नीति और स्थानीय नीति की बात आई थी, तो पहली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ने जो लिखित उस समय की बाबूलाल मरांडी सरकार को भी दिया, अर्जुन मुंडा को भी दिया। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, 1980 में 22 फरवरी 1980 में पहला आंदोलन हुआ था जिसमें आजसू पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ था। स्थानीय नीति तय करने के लिए बिहार के समय में उसमें भुवनेश्वर मेहता और हमको लगता है क्या, रमनिका गुप्ता ने स्थानीय नीति पर सवाल उठाए थे और उस समय पूरा स्थानीय नीति बिहार में बना था। 26 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। उसी चीज को लागू करने की बात हो रही थी। अभी जनता भविष्य का क्वेश्चन पूछती है, आप इतिहास में ले जाते हैं। कल के लिए आपके पास क्या है? आपके पास युवाओं को इस शेष जी भी मुझे एक मिनट, क्योंकि दोनों के मुझे लगता है जवाबों में किसी का हम जवाब नहीं सुन पा रहे हैं। एक न्यूट्रल यहाँ पर जवाब हम सुरेंद्र जी आपसे चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास पूरा डेटा है कि क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि आजसू ने ही रामगढ़ का निर्माण किया, उसके बाद सीपीआई कह रहे हैं कि महागठबंधन उसके बाद आई और उसके बाद लोग पहचान गए 2019 के बाद कि असली विकास कौन कर रहा है झारखंड, माफ कीजिएगा, रामगढ़ में। तो किसका अभी लग रहा है कि पल्ला भारी, क्योंकि सब अपनी तरफदारी तो करेंगे। बड़े तबीयत से मैं सुन रहा था सभी पार्टियों को, सभी अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। बहरहाल ये प्रशासनिक काम है और एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो भी जनप्रतिनिधि के रूप में रहे, चाहे वो ममता देवी हो या उससे पहले चंद्र प्रकाश चौधरी हो या उससे पहले भी या झारखंड गठन के पूर्व भी, सबों ने अपने वक्त में अपने दौर में कुछ ना कुछ काम किया। हम इस वक्त रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो एक ममता देवी उस आंदोलन में थी, फिर वो विधायक बन गई, फिर वो सजा याफ्ता हुई, उनकी सदस्यता चली गई। बाकी आंदोलनकारियों का जिक्र नहीं आ रहा है। एक मैं उन्हें जानता भी हूँ, राजीव जायसवाल, उस वक्त वो आजसू में नेता थे, आजसू के नेता थे। अभी वो भी जेल चले गए, उन्हें भी सज़ा हुई। और हाँ उस वक्त नहीं, आजसू के बाद वो आंदोलन के वक्त साथ जेबीएम थे, ठीक जी। अभी वो बीजेपी में आए, अभी बीजेपी में है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ही सिर्फ सज़ा हुई, बीजेपी को भी सज़ा हुई अगर हम ये राजनीतिक तौर पर कहें तो। इसलिए ये विधायक थी ममता देवी, मतलब विधायक बन गई थी, इसलिए उनका जिक्र आ रहा है। लेकिन उस आंदोलन में सिर्फ ममता देवी की भूमिका नहीं थी, बल्कि अन्य दलों की भी भूमिका थी और उसमें ज़्यादा भूमिका वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनकी सबसे ज़्यादा भूमिका थी। बहरहाल अब चुनावी फैसले 2 दिनों के बाद चुनाव, जैसे जो इन्होंने अपनी चीजें उपलब्धियां गिनवाई है। अब मैं भ्रष्टाचार की तरफ आता हूँ। मलाई का मतलब लोग एक दूसरे से निकाल रहे थे। मुझे लगता है कि मलाई का मतलब मौका होता है, जिसे भी मौका मिले वो उस वक्त का उस मौके का फ़ायदा उठा ले, यही मलाई होता है। किसने ज्यादा मलाई खाई है? वो बस वही मसला यही हो जाता है कि किसी ने थोड़ा कम खाया, किसी ने थोड़ा ज़्यादा खाया। ऐसा नहीं है कि रघुवर दास के वक्त में बालू की तस्करी नहीं होती थी और हेमंत के वक्त में वो बंद हो गया, तब भी चलती थी, अब भी चल रहा है। अब यहाँ भ्रष्टाचार की जब हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दा यहाँ निकल कर आ रहा है, आपको एक बात गौर करना होगा कि ऐसा नहीं कि हम एक ताज़ा उदाहरण ले लें वीरेंद्र राम की, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की ही, तो ऐसा नहीं है कि वो हेमंत सोरेन के सरकार बनते ही वो चीफ इंजीनियर बन गए या इंजीनियर बन गए और सारी कमाई उन्होंने इस पिछले 3 साल में कर ली। वो अपने उनका 20 साल से ज़्यादा का उनका जो 300 करोड़ अभी 3 साल, हाँ, तो हो सकता है कि वो 500 करोड़ पहले कमा चुके होंगे और हेमंत सोरेन के सरकार में आने के बाद 100 करोड़ और कमा लिया उन्होंने। तो भ्रष्टाचार पर भी किसी खास दल को या सरकार को, और ये बड़ी मुश्किल है कि मौजूदा सरकार जो है भ्रष्टाचारियों पर जब कार्रवाई होती है तो उन्हें क्रेडिट लेना चाहिए, उन्हें ये कहना चाहिए कि हमारी सरकार ने, या फिर हमारे सरकार के वक्त में हमने ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दिया, या संरक्षण दिया भी तो ये अच्छा हुआ कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने में राज्य सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए उसमें आपने सहयोग किया। इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगता है।
अब पूजा सिंघल का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो लगता है कि मौजूदा सरकार को, कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। अधिकारी, पहले भी वो अधिकारी थी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब भी वो अधिकारी रहेंगी, अभी तो निलंबित है बहरहाल। तो इसलिए इस बहस को जनता के बीच डाइल्यूट करने की जो कोशिश हो रही है, वो तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। रामगढ़ उपचुनाव एक मौका मिला है कि राजनीतिक दल को अपने एजेंडे का टेस्ट करने का मौका मिला है कि कौन सा एजेंडा कितना जनता को भा रहा है। 1932 की बात कितनी पसंद आई, यह तय होगा। कुर्मी अपने आंदोलन को लेकर के, अपने डिमांड्स को लेकर के कितना पोलराइज्ड रहे हैं, वोट के रूप में वो कितना तब्दील कर पाएंगे, इसका भी टेस्ट हो जाएगा। सरकार की लोकप्रियता क्या बनी हुई है 2019 में, जिस तरह से ऐतिहासिक सीटों से जीत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई, क्या वो लोकप्रियता बनी हुई है, बरकरार है, बची हुई है, इसका भी पैमाना तय हो जाएगा। तो ये एक अच्छा बहुत अच्छा पैमाना यहाँ पे आपने बताया सुरेंद्र जी। सुशांत जी, आपके पास फिर से आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बताए सुरेंद्र जी, तो कहा आपसे पूछना चाहूँगी कि किन मुद्दों को लेकर, किन पॉइंट्स को लेकर के जनता इस बार वोट करने वाली है या फिर अपना सरकार चुनने वाली है? देखिए, आजसू जिस गठबंधन के साथ थे, पार्टी से नहीं, मैं चाहती हूँ शुरू करूँ, आप जनता के नजरिए से। जनता नजरिया उसी को न देखते हैं। आपको 22 साल में किसकी शासन चली और शासन में क्या क्या हुआ। अगर विधायक का गिनती आप रोड बनाने और नाली बनाने में रखेंगे तो बताइए वो कैसे विधायक सोच के आए थे। ये नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन पर निश्चित तौर पर काम हुई है, वो कहना है। हेल्थ पर क्या काम हुई, ये कहना है। जनता अब खोज रही है कि भाई इन लोग कहते हैं कि 3 साल में 5-5 लाख 15, और ये तो क्यों नहीं गिनते हैं कि 9 साल में 18 करोड़ जॉब देने के बदले 9.5 करोड़ जॉब छीन ली गई। तो इसको कौन कहेंगे? आप आसमान से लेके पाताल तक एक आदमी को बेच दिए और आप चुनाव में आते हैं। देखिए, आसमान में अडानी, रोड में अडानी, नीचे अंडरग्राउंड कोयला में अडानी, मतलब आसमान से पाताल तक एक पार्टी। तो जनता देख रही है, जनता तय कर रही है। सिर्फ ये नहीं, उपचुनाव को तय मत समझिए, 24 की चुनाव को देश और राज्य के लिए 24 पे नहीं, हम बस रामगढ़ उपचुनाव की ही बात करेंगे। जी प्रदीप जी, कहाँ का डेटा है कि 9.5 करोड़ नौकरियां चली गई हैं? बोलेंगे क्या? अभी लेके आना चाहिए था जब आप डिबेट में आ रहे थे। नहीं तो मुझे लग रहा है हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, रामगढ़ उपचुनाव पर ही रहते हैं। 1932 जो हम बात कर रहे हैं उस पर रामगढ़ चुनाव में कितना मैं रामगढ़ चुनाव पर ही चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन कोई देश दुनिया की बात करने लगे तो मैं उसका जवाब ना दूँ, उससे मूक दर्शक बनता सुनता रहूँ, तो ये भी उचित नहीं होगा। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को आसमान से लेकर पाताल तक भेज दिया। आप कहाँ थे उस वक्त? चले जाते कोर्ट पर तो आपको भरोसा है नहीं। आपके साथ जो है, अगर ईवीएम आपके खिलाफ अगर परिणाम आए तो ईवीएम खराब है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, पक्ष में आ जाए तो ईवीएम पर कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। तो ये सेलेक्टिव राजनीति है ना। अब जहाँ तक प्रश्न है रामगढ़ का, रामगढ़ में पर्टिकुलरली चाहूंगी कि 1932 ये सब का कितना असर पड़ा। एक बात का जवाब दे दूं, चूंकि आजसू मेरा पार्टनर है तो एक जवाब दे दूं कि इन्होंने कहा कि मनोज कुमार के बारे में आप कुछ नहीं बोले, जो एफडी पकड़ी गई। अगर चंद्रप्रकाश चौधरी को वो पिए थे, चंद्रप्रकाश चौधरी उसकी पीठ पर खड़ा हो जाते, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री खड़े हो गए पंकज मिश्रा के लिए, तब बात समझी जा सकती थी कि उन्होंने संरक्षण दिया, उनको छोड़ दिया। अगर किसी ने गलत किया, ठीक है, अपॉइंट किया हमने, गलत किया उस अधिकारी ने, तो अपना परिणाम खुद भुगते, कोर्ट में जाकर वो अपनी पैरवी करे। हम उसके समर्थन में खड़े नहीं हुए। आज पंकज मिश्रा अगर आज भी विधायक प्रतिनिधि बना हुआ है तो ये जवाब आप लोग क्यों नहीं देते? चंद्रप्रकाश चौधरी जब वहाँ से विधायक थे तब तो उनकी पूरी पार्टी थी, रामगढ़ और चंद्रप्रकाश चौधरी, लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ खड़ा किया, उसके बाद जब गिरिडीह सांसद बन गए थे, तब से ये जो है हार का सिलसिला जारी। अब दोबारा सुनीता चौधरी का चेहरा लोग एक्सेप्ट करेंगे? मैडम एक चीज़ बताइए आप, कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में 91,000 कुछ वोट मिला था और आजसू दूसरे नंबर पर थी 80,000 वोटों के साथ। फासला 73,000 कुछ वोट था, तो फासला बहुत ज़्यादा नहीं था। और अब मैंने पहले भी कहा कि वोटों का बिखराव हुआ, हमारा अलायंस इंटैक्ट नहीं था, इस वजह से हो गया। अगर आप देखेंगे उस वक्त भी वोटों के बिखराव के बावजूद भी हम 30,000 वोट लाए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने। तो आप साधारण गणित है कि अगर जोड़ भी दें तो हम उस मार्ग से आगे निकल रहे थे। लेकिन इस बार मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार के क्रियाकलाप को लेकर हम जनता के बीच हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो लोग आज जो पैरोकार बन के यहाँ बैठे हैं, कि क्या बेरोजगारों को भत्ता दे दिया आपने? क्या नियोजन नीति बन गई, स्थानीय नीति बन गई? उसके अलावे अभी राजेश जी कह रहे थे कि बहुत काम किया है हेमंत सोरेन ने। मैं एक वानगी देता हूँ कि सभी लोग एग्री करेंगे कि सड़कें विकास का आईना होती हैं। PMGSY की सड़क
अक्टूबर तक का आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, 300 दिनों में, 10 महीने के 300 दिनों में मात्र 293 किलोमीटर सड़क झारखंड में बनी। एवरेज 1 किलोमीटर एक दिन में। आप समझ सकते हैं कि कितना विकास कर रहे हैं। पैसा वापस जाएगा तो बोलेंगे केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, पैसा नहीं दे रहा है। तो ये रोना धोना छोड़कर वित्त मंत्री कहते हैं सदन में कि नहीं हमको केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं हमारा हक मारा जा रहा है। तो ये पहले आपस में तय कर लें कि बोलना क्या है। कहीं एक दिखना चाहिए ना कि हम यूनिटी है हमारे, सिर्फ सरकार चलाने के लिए हैं क्या आप? यहाँ पर प्रदीप जी ने सीधा मैथ्स जो है वो यहाँ दिखा दिया। राजेश जी आपसे क्योंकि इस पर जाना चाहूँगी कि पहले ही आज जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वो जो सड़क जब हमारे समय थी, भैया ने बताया 660 किलोमीटर सड़क हमने वहाँ पर सींचा। दूसरी है कि अभी जो पंचायत सेवकों की आहट उनको लगनी है, क्योंकि अभी पंचायत सेवक जब आप घोषणा पत्र के मुताबिक आप जहाँ ये कहते हैं कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन हम देंगे, तो आपने कहा कि अनुबंध कर्मियों को सेवा शर्त बनाकर वेतन देंगे। जब वो वेतन मांगने जाते हैं तो आप उनके तन पर लाठियां बरसाते हैं। आप ही की सरकार में, रामगढ़ का ही मामला है। दूसरी बात है कि जो अभी तुरंत एक्साइसेस में कुछ महिलाओं ने यहाँ पर सेमिनार किया, उसमें बताया कि भाई जितने वादे जो हरे कार्ड वाले वादे थे, महिलाओं के अंदर जो आयरन की कमी है, स्कूल में बच्चों को जो अंडे खिलाने की जो बात थी, बेचारों को अंडे नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर तो आप फ्लॉप होते जा रहे हो। बेसिक जो जीने का अधिकार, दो चीज़ें थोड़ा सा जवाब लूँगी राजेश जी यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर, एक तो प्रदीप जी ने बोली कि बहुत सिंपल सा मैथ्स है, बहुत बड़ा यहाँ पर संख्या में वोट मिले थे आजसू को, और अब क्योंकि बीजेपी भी साथ में है तो जीत कह रहे कि निश्चित है। दूसरी तरफ यहाँ पर विनय जी कह रहे हैं कि जो बेसिक योजना है उनका भी लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। तो इन दोनों का असर इस चुनाव में दिखेगा? नहीं, ये दोनों का आरोप निराधार है, कोई आरोप ही नहीं है इनका। रामगढ़ चुनाव में पिछले बार 72 हज़ार मिला था आजसू को, 72 हज़ार के लगभग मिला था, और 30 हज़ार मिला था आपका और 92 हज़ार के लगभग मिला था ममता जी को। तो उस समय का समीकरण और आज के समीकरण में दोनों में थोड़ा अंतर हो गया है निश्चित रूप से। तो चर्चा होनी चाहिए। विकास का जहाँ तक सवाल है प्रदीप बाबू, हम लोग झारखंड राज्य तो उसी दिन भ्रष्टाचार के गर्त में गिर गया जिस दिन झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड राज्य बनने के बाद। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ। अरे जेल में सुनिए, भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप लोग, तो भ्रष्टाचार की बात करना तो भाजपा को शोभा नहीं देता है, आजसू को भी शोभा नहीं देता है। हम नहीं जाना चाहते थे, इन लोग पर आज जाना नहीं चाहते थे, हम जाना नहीं चाहते थे। और पूछ रहे विनय जी कि आजसू पर क्या आप देख लीजिए ना, आप जो बोल रहे हैं कि विकास का काम बहुत हुआ, आप जो बोल रहे थे विकास का काम बहुत हुआ, आप सुना दीजिए हमको कि आपके 15 साल में क्या क्या विकास हुए, कितने रोजगार मिले। सड़क के मामले में एक उदाहरण दिया हूँ, क्या नल जल योजना की हालत बताइए क्या है? अभी आप 15 बताइए नल जल योजना की मात्र 25% उपलब्धि है, पैसा क्या वापस स्थिति चला था नल जल योजना का? आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कि जो आप शौचालय बनाए हैं अपने कार्यकाल में, चलिए बुंडू चल जाइए, तमाड़ चल जाइए, अगल बगल में देख लीजिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। हम बोलना नहीं चाहते थे, आप लोगों ने झारखंड को लूटा है। पंचायत पर पंचायत सेवकों पर लाठियां चली, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके पंचायत सेवकों पर लाठियां चली। एक मिनट, एक एक करके, फिर किसी की बात समझ में नहीं आएगी। क्या चीज का आप किस लिए सजा काट रहे हैं? चार मामलों में सजा हुई ना उनको। क्या हुआ तब? सजा क्या हुआ? अब कोई सजा सुनाने वाले कौन है? सजा सुनाने वाले कौन है? अरे सजा क्या होता है? देश के होम मिनिस्ट्री तड़ीपार है, बताइए, इसका बातें नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज। खारिजी तो गठबंधन में है जी, बस एक एक करके प्रदीप जी आप अपना सवाल। देखिए, मैं तो भाई आया था चुनाव में चर्चा करने के लिए कि रामगढ़ उपचुनाव पर चर्चा होगा, लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो वो तो तैयारी के साथ आए थे, तो आपने मजाक उड़ा दिया कि पोथा लेके आए हैं। आपके पास कुछ है नहीं, बताएंगे ही नहीं आप बताएंगे नहीं, आपके पास कुछ है नहीं। आप पूरा सब पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसे मुद्दे शुरू हो जाएंगे तो कभी खत्म नहीं हो पाएगा ये चर्चा। आप लाख कोशिश कीजिए सरकार के प्रवक्ता बनने की, लेकिन रामेश्वर उरांव ने एक बार 2 मिनट है हमारे पास, अब शब्द थोड़ा उसको कम करते हैं क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है। देखिए, आप लाख कोशिश कीजिए सरकार का प्रवक्ता बनने का। प्रदीप जी डाइवर्ट नहीं करेंगे, बस 2 मिनट बाकी है, तो सिर्फ एक बार कह दिया था राजद के लिए कि ये बिहार के नहीं, रामगढ़ उपचुनाव पर ही हम बस आखिर कहेंगे।
एक मंत्री दो- एक विधायक कभी एक मिनट राजेश जी रुक जाइएगा। कभी किसी मुद्दे पर ज्वलंत मुद्दे पर जाइएगा, थोड़ा सत्यानंद राजेश भोक्ता जी। का आपने बयान सुना हो तो बता दीजिए। फिर किसी की बात नहीं समझ में आएगी। आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की चूंकि बात की थी, आजसू पार्टी के किसी भी नेता पर कोई भी भ्रष्टाचार का मामला अभी तक नहीं चला, और यही हमारी फक्र और ताली ठोक के कहते हैं कि इतने दिन सत्ता में रहने के बाद भी, इतने दिन रहने के बाद भी बोले बात स्पष्ट करें, यूपी और एनडीए की सरकार में क्यों शामिल थे? इसीलिए कि अपने भ्रष्ट अधिकारियों अपने पैसा बचाने के लिए उन्होंने अपने सब किया था। आरोप प्रत्यारोप रुक जाइएगा। शांत हो जाइएगा। अभी अगर हम आरोप प्रत्यारोप अभी भी करेंगे तो रामगढ़ उपचुनाव में जनता का कोई यहाँ मुद्दा सामने नहीं आ पाएगा। रामगढ़ का चुनाव आस और ये जो विश्वास के बीच में लड़ा जा रहा है। हम लोगों ने विकास के रास्ते पर काम किया है और रामगढ़ में सिर्फ एक ही मसला है, सिर्फ ये गठबंधन की तरफ से था बस। बहुत मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ दोनों तरफ से अपनी अपनी चीज़ें बोली गई हैं, किस पार्टी ने क्या कुछ किया। लेकिन अब 27 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, 2 मार्च को रिजल्ट्स आने हैं। पिछले सालों की तरह जनता ही सर्वोपरि है, वही यहाँ पर तय करने वाले कि किस पार्टी ने, किस दल ने जनता के लिए काम किया और इस बार वो किस चेहरे को अपना नेतृत्व करने के लिए चुनती है। आज की इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।